नमस्कार साथियों, मित्रों, आप लोगों का स्वागत है परीक्षा रेस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूथ पब्लिकेशन की है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो सभी सब्जेक्ट जिसमें आएंगे। चूँकि लेखपाल में आपको पता ही होगा कि 25 प्रश्न हिंदी से रहेंगे, 25 गणित से, 25 सामान्य ज्ञान के और 25 ग्राम समाज एवं विकास से रहेंगे। तो टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा जो कि 1/4 जिसे 25% के हिसाब से समझा जा सकता है, उस हिसाब से रहेगा। तो आप लोग परीक्षा की धार अपनी बनाएं और आज शुरू करते हैं हम लोग पहला टेस्ट पेपर। तो आप फटाफट देखते हुए चलें और वीडियो पॉज कर करके उत्तर अवश्य दें। पहला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्योंकि जहाँ दो शब्द रिपीट होते हैं इसमें एक अव्यय हो जाता है और दूसरे का अर्थ निकलता है, मतलब एक का ही अर्थ रहता है, तो ये अव्ययी भाव हुआ। और द्वंद्व समास, जहाँ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस शब्द के बीच में और या यह लगाने के बाद उसको आप तोड़ेंगे तो और या यह लगाना के बाद वो शब्द कंप्लीट हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका एग्जाम्पल आप भाई बहन समझ सकते हैं। कर्मधारय समास, ये विशेष प्रकार की शब्द होते हैं जिनको दोनों मिलाने के बाद एक तीसरा निष्कर्ष निकलता है। ज़्यादा करके परमेश्वर हुआ या ईश्वर के नाम वगैरह जो हुए वो कर्मधारय समास में आते हैं। और द्विगु समास जो हुआ इसमें नंबर होते हैं, जैसे चारपाई, चौराहा, ये सब द्विगु समास हुआ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि धनुष और बाण, धनुष और बाण, आपको मैंने बताया ना कि बीच में जो शब्द लोप हो रहे हैं, बीच में और का या तो फिर या का लोप हो, तो ये दोनों अगर लोप होते हैं तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अहि। अहि का शब्द का जो मीनिंग होता है, अहि का मतलब होता है सर्प। ये अहि सर्प के लिए यूज होता है। और अरि, रिपु और बैर ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुरंदर, शक्र, मधवा, गणपति। पुरंदर भी इंद्र के लिए है, मधवा भी इंद्र के लिए है, शक्र भी इंद्र के लिए है। गणपति जो है ये गणपति का मतलब इंद्र नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम होगा अस्पृश्य। तो इसमें से सही कौन सा है? तो सही होगा डी वाला। वर्तनी के रूप में भी आप इसे देख लीजिए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बी और सी काफ़ी नज़दीक लिखे गए हैं जो कि परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। निर्माण, ध्वंस का अर्थ होता है किसी को ध्वंस करना और निर्माण उसे बनाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हम लोगों को तत्सम पकड़ना है। इसमें कौन सा है? कपाट तत्सम है, जिसका तद्भव होता है किवाड़। किवाड़ या कवाड़ी बोलते हैं, दरवाजे को बोलते हैं, तो ये होता है। कीटक, कीट को बोलते हैं, जिसका तद्भव होता है कीड़ा, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये भी तत्सम है। और कूची, कूची ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होगा कूर्चिका। कूची को कूर्चिका बोला जाता है। और कुंभकार जो है कुम्हार बोला जाता है, इसका तद्भव शब्द कुम्हार होगा, कुंभकार बोलते हैं इसे तत्सम में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लवण का तद्भव शब्द क्या होगा? लवण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है नून। नून, जिसे नून भी बहुत जगह पे नून से उच्चारित करते हैं। सही मीनिंग इसका नमक होता है, लेकिन नमक भी जो है एक तत्सम शब्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? तो उसे संधि बोलते हैं। नेक्स्ट, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मित्रों, आप लोगों को अगर समय कम लगे तो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। मैं वीडियो फटाफट जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को समेटने के लिए मैं सीधा उत्तर पे बात करूँगा, जो निरर्थक होंगे उस पर बात ज़्यादा नहीं होगी। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सम प्लस हार। ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसे संहार बोलते हैं।
गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे अंतेवासी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसे ध्यान से देखें। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, तो उसे कुलीन बोलते हैं, जो उच्च कुल में पैदा हो। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये कहावत का आशय क्या है, तो नेक्स्ट है कहावत, तो इसका सही जवाब होगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ये सही है। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ये नहीं, ये गलत है। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, ये भी गलत है। बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, ये भी थोड़ा सा नज़दीक है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट इसका आंसर बी ही है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसे मुहावरे जल्दी नहीं मिलते, थोड़ा कम ही मिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, वो है मालदार। मालदार को गांठ का पूरा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। देख रहे हैं इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक, या तो आप समझ सकते हैं कि जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को पकड़ के हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन से रूप में लिखा गया है। तो इसका जो सही रूप में लिखा गया है तो वो होगा छी कितना घृणित दृश्य है। वाह कितना घृणित दृश्य है नहीं होगा, वाह से घृणित दृश्य के लिए वाह तो बोला नहीं जाएगा, कोई अच्छा रहेगा उसके लिए। ओह से तो ये कोई दुर्घटना वाली बात तो हुई नहीं, तो ओ भी नहीं होगा। आह, ये भी कोई दर्द तो हो नहीं रहा है कि घृणित दृश्य के लिए दर्द हो रहा है, तो छी जो है ये सही वाक्य होगा। 16 क्या है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। तो ये 16 में आपको बताना है सही जवाब क्या होगा, तो वह आदमी गरीब था, ये सही है। बाकी सभी जो है ये सही क्रम में नहीं यूज किए गए हैं, और अगर इनको आप पोएम वगैरह के लिए देखें तो ऐसे शब्द आगे पीछे करके तुकबाजी बनाई जाती है, लेकिन सही क्रम इसका बी ही है, वह आदमी गरीब था। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये सब पकड़ने के लिए आप शब्द के पीछे जाता है, जाती है, करता है, करती है, जो भी हो उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में आप यूज करेंगे तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा। वायु में आप शब्द लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वायु में वायु बहती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है, तो इसी वजह से वायु बहता तो है नहीं, वायु बहती ही है। कंबल बरसता है, बरसती है, ये दोनों चल जाएगा इस पे, लेकिन आप देखेंगे कि वायु जो है यहाँ पे कंबल जो है हमेशा बरसता है, तो ये पुल्लिंग में आएगा, जबकि वायु में स्त्रीलिंग लगा। गौ शब्द का बहुवचन, गौ शब्द का वचन पहचानिए, तो ये कौन सा वचन है, सदा बहुवचन है, एक वचन है, सदा एक वचन है कि बहुवचन है। तो गौ जो है ये एक वचन है, और इसका जो बहुवचन होगा गौवें होगा, गौवें जो है वो बहुवचन होता है। क्रियापरक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिए, जो क्रियापरक व्यापारिक कोटि है वो कौन सी है, तो कारक जो है वो क्रियापरक व्याकरणिक जो है वो कोटि है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द पकड़ना है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और जो बहुत बारीकी से अध्ययन की आवश्यकता जिसमें होती है। तो देखिए अंताक्षरी तो गलत है, ये भी अंत्याक्षरी सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन बी है, बाकी सभी जितने दिए गए हैं सब गलत है। तो अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है आप लोग देख लीजिए। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, तो नेक्स्ट भी वर्तनी की दृष्टि से ही प्रश्न बने हैं, तो इसमें से शुद्ध रूप हम लोगों को पकड़ना है कौन सा है, तो प्रदर्शिनी और प्रदर्शनी। तो प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, स पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी और स पे ही वो जो ऊपर वाला र होता है वो लगेगा। तो सही जवाब ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब इसमें से पूछा गया है कि हंस का पर्यायवाची कौन कौन से हैं और कौन नहीं है। सही प्रश्न तो ये है कि हंस का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। इसमें सूर्य हंस के रूप में उपयोग किया जाता है शब्द, सूर्य जो है हंस का पर्यायवाची है, योगी भी है, श्वेत भी है, अमृत जो है अमृत हंस का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश दिए गए एक निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश के आधार पर प्रश्न बने हैं, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए
और उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा दे रहा हूँ सभी गद्यांश। क्योंकि इस प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एकदम सीधे और बहुत आसानी से आते हैं, तो इनके उत्तर को सॉल्व कराना कोई ज़रूरी कार्य नहीं है। अब 26 से लेके 50 तक मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ के प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसके सीधा उत्तर आपको बताता हूँ। 26 का सही जवाब होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि 27 में देखेंगे तो 27 में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 में ऑप्शन नंबर बी और 29 में ऑप्शन नंबर बी और 30 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर के प्रश्न में तो ऑप्शन नंबर बी और फिर नीचे आएंगे 32, तो 32 नंबर प्रश्न में इसमें भी ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद फिर 33 वाले प्रश्न में आएंगे तो 33 में आएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 वाले प्रश्न में आएंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर उसके बाद 35 वाले प्रश्न में आएंगे तो 35 वाले प्रश्न में भी ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग मित्रों प्रयास कीजिएगा इसको सॉल्व करने का आसानी से। मैथ चूँकि मैं आपको इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ कि मैथ का लेक्चर मैम लेंगी बाद में चैनल पर। 36 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 36 में ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 में ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 40 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद 41 में आते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 में आते हैं तो 42 में ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 43 में आते हैं तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 में आते हैं तो 44 में भी ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 में आते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 46 में आते हैं तो 46 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 47 में आते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। और 48 में आते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 में ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 में ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए शुरू करते हैं 51 से हम लोगों का जो जीएस वाला सेक्शन है इसके आगे के प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा एस.आर. राव जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। हड़प्पा अवस्थित कहाँ है? हड़प्पा स्थल में जो लोथल है ये अवस्थित कहाँ है? तो लोथल गुजरात में अवस्थित है हड़प्पा सभ्यता का। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का। 1556 में ये मृत्यु हुई थी और किसकी हुई थी? तो हुमायूं की। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो इलाहाबाद में ही वो शहीद हुए थे। इलाहाबाद में इनके नाम से एक पार्क भी स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये समाचार पत्रिका नेहरू जी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा कट गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टिहरी। जोजिला दर्रा
किसे जोड़ती है, इंपॉर्टेंट है, दर्रा, दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में बराबर आते रहते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यह लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में नहीं बहती है? पश्चिम की तरफ कौन सी नदी नहीं बहती है, इसके बारे में बताना है। नर्मदा है, लूनी है, साबरमती है, कृष्णा है। सही जवाब है कृष्णा। कृष्णा पश्चिमी दिशा में नहीं बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, तो बताइए यह कौन सी नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आप लोग याद रखिए, SBI। जो सिंधु नदी है उसे इंडस बोलते हैं, और यस से हो गया सतलज और बी से हो गया ब्रह्मपुत्र। तो आपको कभी नहीं भूलेगा, याद रखिए। SBI जो है ये महत्वपूर्ण 3 नदियां जो हैं जो हिमालय के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, उनके लिए ये 3 की 3 नदियां हैं जो निकलती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर रखा गया है, बताना है। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो 5वें नंबर पे है। पहले पे रूस है, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर 5वें नंबर पे हम लोगों का ब्राज़ील आता है। और ब्राज़ील जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहवा उत्पादन के लिए। यहाँ पे कहवा की एक प्रसिद्ध मंडी भी है, जिसे कहवा की मंडी बोला जाता है। तो ब्राज़ील को भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो किस तारीख को ये अपनाया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। 16 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो 4वीं, 5वीं, 8वीं और 9वीं। इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। सभी अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान की अनुसूचियां और उसके भाग आप लोग अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग श्रेणी में महत्वपूर्ण सुधारों से एक नहीं है? बैंकिंग श्रेणी में सुधार से रिलेटेड कौन से नहीं है? तो घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक और वर्धित SLR। इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्धित SLR जो है ये बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है? रक्षा व्यय। रक्षा व्यय जो है वो विकास व्यय नहीं होता, बाकी सामाजिक सामुदायिक सेवाएं व्यय तो ये विकास के लिए होता है। राज्यों के लिए अनुदान देना तो ये भी राज्य जो है उसका उपयोग जो है विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन रक्षा जो है ये सिक्योरिटी का होता है, ये विकास के लिए नहीं होता। आर्थिक सेवाएं जो है ये भी विकास के लिए होती हैं, लेकिन रक्षा व्यय जो है वो विकास के लिए नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? इंपॉर्टेंट है, विज्ञान का प्रश्न है। विज्ञान का पूरा प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। घटना चक्र भी कंप्लीट किया गया है और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से विज्ञान को कवर किया गया है, जो सिर्फ 1 लाइनर फॉर्मेट में है। आप जल्द से जल्द उसे पूरा कर सकते हैं। बिजली का करंट जो है वो एम्पियर होता है, जबकि वाट जो है इसका जो SI यूनिट होता है ये शक्ति का होता है। और वोल्ट जो है विद्युत विभव, जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल जो होते हैं उसका होता है। और कैंडला जो होता है वो ज्योति तीव्रता के लिए इस्तेमाल होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में बढ़त होगी, उसका भार बढ़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं जंग लगने के बाद लोहे का वजन घटता है, लेकिन घटता नहीं, वो बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? कौन सा रोग जो जीवाणु जनित होता है? तो इसमें गोलकृमि, एड्स, मलेरिया और कुष्ठ रोग। तो इसमें अगर देखेंगे जीवाणु जनित, तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हैडा, टाइफाइड, मलेरिया, पित्त ज्वर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। 69 का सही जवाब होगा टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? चर्मोद्योग अर्थात चमड़े का उद्योग, और उसकी राजधानी के रूप में माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये लगभग सभी को याद होगा। कानपुर जो है इसके लिए काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पर्यटन स्थल, मेला और त्यौहार दिया हुआ है और आयोजन स्थल से इसे मैच कराना है। पशु मेला जो है ये बटेश्वर में लगता है, और जो हम लोगों का ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी का प्रचलित मेला है, ध्रुपद मेला। ए का 3 और बी का 4 हो गया। और गोविंद साहब मेला जो है ये अंबेडकर नगर में लगता है, तो ये 2 हो गया सी का। और माघ मेला जो डी है उसका हो गया, माघ मेला या कुंभ मेला जिसे बोलते हैं, ये इलाहाबाद में लगता है। तो इसका जो कूट बनेगा 3, 4, 2, 1। आइए मैच कराते हैं, 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 2000 से अधिक मेले यूपी में लगते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मेलों से बराबर प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगता है, आप लोग इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये करंट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 में 20-26 सितंबर के मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा, जब वाणिज्य मंत्रालय है तो वाणिज्य सप्ताह ही मनाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो टोटल 30% बढ़ाया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा एल्डर लाइन, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट कथन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह दिया हुआ कथन है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजनाओं से भी प्रश्न बराबर बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान दें। तो उज्ज्वला योजना जो है ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा 12% के आसपास। क्यों? क्योंकि इनका जो रेंज होता है वो 8 से लेकर 15% के आसपास प्रोटीन माना जाता है इसमें, और सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे माना जाता है गेहूं में, जो लगभग 65% के आसपास उपस्थित होते हैं। वसा भी होता है जिसमें 1 से 1.5% के आसपास, और 2% खनिज पाया जाता है। तो गेहूं का प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 64,930 टोटल गांव भारत में हैं, और ये प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि यूपी के सभी परीक्षाओं में लगभग फैक्ट अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आप एक नज़र इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। 64,930, 64,000 नहीं है, 6,40,930 है, माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? किस जिले में पुरुषों की अपेक्षा जो है वो महिलाओं का अनुपात पूछा गया है, किस जिले में सबसे अधिक है? तो जौनपुर जिला इसके लिए काफ़ी प्रख्यात है, जहां 1024 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर होती हैं। और अगर यही बात हम आजमगढ़ में देखें तो आजमगढ़ लगभग दूसरे नंबर पे आता है, जहां 1019 के आसपास है लगभग। और देवरिया जो है ये कम होता है उससे, 1017 के आसपास। और सुल्तानपुर तो काफ़ी कम है, 983, 83 के आसपास है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि कितनी है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए?
इसका सही जवाब है 25%, लगभग 7,500 के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी है वो? बुंदेलखंडी है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है। तो यहाँ ज़्यादा करके खड़ी बोली बोली जाती है, इंपॉर्टेंट है भाषा से संबंधित। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? ये नरेगा को पूछा गया है, उसी को फैला दिया गया है, इसको कूट भाषा में दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम। माफ़ कीजिएगा, शिक्षा से संबंधित नहीं है, नरेगा तो रोजगार के लिए है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? कृषि के खेत का मापन जो है वो जरीब द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो सही जवाब इसका होगा बलवंत राय मेहता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 73वां संविधान संशोधन जो है इससे रिलेटेड है, जो 1991-92 में अपनाया गया था। 1992-93 में ये अपनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज का। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत प्रशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है उसे हमें पकड़ना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अभिन्न अंग रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है, तो 15 अगस्त नहीं था, ये 24 अप्रैल था, जिसे पंचायती राज के रूप में अपनाया भी जाता है, मनाया भी जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल सन सही दिया है 1993, तो इसका जो गलत जवाब होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही है जो सही नहीं है। यह एक, आगे देख लेते हैं, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, तो हाँ 3 स्तरीय है। उसके बाद फिर क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे इसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है तृणमूल लोकतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो ये सही बात है, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये बॉडी का गठन जो है वो पास करके अधिनियम की वजह से लाया गया है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, तो ये गलत है, कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल सेट भी किया गया है, 5 वर्षों तक लगभग रहता है, या तो फिर उसे एक्सपेंड करके बढ़ाया जाता है, लेकिन ये निश्चित रहता है, कार्यकाल रहेगा। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि योग्यता जो है वो सीनियर IAS अधिकारी जो होते हैं वो इसके सदस्य के लिए योग्य माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं, ये समवर्ती सूची का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो नोरिन 10 जो है, ये जीन जो है गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा 1965। 1965 में भारतीय कृषि मूल्य आयोग का स्थापना होती है। ये प्रश्न ग्रामीण विकास से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य उत्पादन और स्वच्छ जलापूर्ति और बाढ़ की रोकथाम के लिए नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन बाढ़ की रोकथाम दिया गया, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसे ही प्रश्न सेट करते हैं कि ज़्यादा करके लोग सब
फ्लड समझेंगे तो फ्लड मतलब बाढ़ होता ही है, तो सबको लगेगा बाढ़ से लिया गया है, जबकि ये दुग्ध आपूर्ति के लिए लिया गया। प्रथम और द्वितीय 2 चरण में 2 चले थे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें अरहर है, मक्का है, धान है, चना है। चना जो है, चना ये रबी की फसल है। रबी का सीजन मतलब गेहूं का सीजन, जब गेहूं के साथ साथ जो चीज़ें बोई जाती हैं, तो इसमें सरसों होता है, चना होता है, गेहूं होते हैं, ये जौ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अरहर, मक्का और धान ये सब जो है ये खरीफ की फसल हैं। खरीफ की फसल ऐसी सीजन जिस समय धान लगते हैं उस समय की सीजन होते हैं, तो गांव के लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग याद रखिए, चना जो है ये रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची दी हुई है, सूची को हम लोग को सुमेलित करना है। एक तरफ अभियान दिए गए हैं या बोर्ड दिया गया है और उनको किस वर्ष में ये प्रारंभ हुए थे। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में हुआ था, और साक्षर भारत मिशन जो है ये 2009 में हुआ था, तो इसका होगा 4। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये जो है ये 1987 में चला था, जिसका होगा सही जवाब 1। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये ऑप्शन नंबर 2। तो जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 3412 कूट बन रहा है। तो आइए देखते हैं, मैच कराते हैं। 3412 सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य जो है संगम योजना का ये विकलांगों की सहायता के लिए दिया गया था, जिसमें 15,000 रुपये उनको आर्थिक सहायता के रूप में देने की बात की गई थी। यह योजना जो लागू हुई थी वो 1996 में लागू हुई थी, 15 अगस्त के समय। तो इसे भी ध्यान में रखें। आगे चलें। नेक्स्ट, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो संबंध है वो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कौशल विकास से लिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये समाजवादी पेंशन योजना, तो इसके लिए आप ट्रिक समझ सकते हैं। समाजवादी कौन है? तो समाजवादी पार्टी जो है, तो जो सपा की सरकार जब थी तो उस समय अखिलेश जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2014 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट का। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कहाँ? जो है ग्रीन परियोजना का शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने पहला टेस्ट पेपर कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट के पार्ट भी जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे चैनल पे। आगे हम लोग 15 टेस्ट सीरीज पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को प्यार और सहयोग के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है ये प्रयास।